कंपनी के समापन के प्रकार, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहला है स्वैच्छिक समापन। शेयरधारक अपनी इच्छा से कंपनी को समापन करते हैं, जिसे स्वैच्छिक समापन कहते हैं। यह मतलब बिन कानूनी स्वैच्छिक समापन, जो कंपनी का मालिक यानी कि शेयरधारक है वो अपनी इच्छा से कंपनी को समापन करते हैं, जिसे स्वैच्छिक समापन कहते हैं। इस स्थिति में जरूरी नहीं है कि कंपनी हानि की स्थिति में हो, कंपनी लाभ कमा रही हो तभी भी स्वैच्छिक समापन किया जा सकता है। यानी कि यह स्वैच्छिक समापन है, कंपनी के मालिकों द्वारा ये समापन किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी हानि कर रही हो तभी उसका समापन हो, वो लाभ कमा रही हो तभी भी उसका समापन किया जा सकता है। इन्हें स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया, जिसमें पहला पॉइंट है शेयरधारकों की मीटिंग। सर्वप्रथम शेयरधारकों की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें यह तय किया जाता है कि कौन शेयरधारक यानी कौन कंपनी का मालिक, कितनी कंपनी के मालिक सहमत है कि कंपनी को समापन किया जाए या नहीं किया जाए, यह तय किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है आगे विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। जाहिर सी बात है कि कंपनी को बंद किया जा रहा है तो सामान्य प्रस्ताव से कुछ भी होने वाला नहीं है, विशेष प्रस्ताव पास किया जाएगा। उसके बाद तीसरा और अंतिम पॉइंट है कि कोर्ट में अप्लाई किया जाता है। उस प्रस्ताव को कोर्ट में भेजा जाता है ताकि कि कंपनी का समापन किया जा सके और उसकी प्रक्रिया आगे बढ़े। आगे हम देखेंगे कंपनी के समापन का दूसरा प्रकार यानी अनिवार्य समापन। जब कंपनी कानून के विरुद्ध काम करती है या कंपनी गैर कानूनी साबित होती है, तब कोर्ट द्वारा कंपनी का समापन किया जाता है, जिसे अनिवार्य समापन कहते हैं। यानी कि हम सब जानते हैं कि कंपनी कानून द्वारा बनाई जाती है और कानून के हिसाब से काम करती है, लेकिन जब वो कानून का विरोध करे, विरुद्ध कार्य करे और या फिर वो गैर कानूनी साबित हो तो उसे कोर्ट समापन की प्रक्रिया में ले जा सकती है, जिसे अनिवार्य समापन कहते हैं। देखेंगे समापक पर टिप्पणी। कंपनी के समापन के समय कोर्ट द्वारा जिस व्यक्ति की नियुक्ति समापन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे समापक कहते हैं। यानी कोर्ट द्वारा नियुक्त किया हुआ ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के समापन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, उसे हम समापक कहते हैं। समापक को 30 दिनों में कोर्ट को कंपनी की संपत्ति तथा दायित्व का ब्यौरा दिया जाना अनिवार्य है, जिससे कंपनी के वर्तमान संपत्ति का पता चलता है एवं कंपनी लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है, यह पता चलता है। समापक को 30 दिनों के भीतर कोर्ट को कंपनी की संपत्ति तथा दायित्व का ब्यौरा दिया जाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कंपनी इसी के आधार पर यह पता करती है कि कंपनी हानि कमा रही है या लाभ कमा रही है, और जिसके अनुसार वह कंपनी के समापन यानी कि कंपनी का लिक्विडेशन यानी कंपनी के बंद करने का आदेश देती है। अब हम आगे देखें तो अब हम देखेंगे लेनदार पर टिप्पणी। सुरक्षित लेनदार, जिसको रकम के बदले में गारंटी के स्वरूप में संपत्ति दी हो। जिस लेनदार को रकम के बदले में गारंटी रूप में संपत्ति दी हो, वो सुरक्षित लेनदार कहलाते हैं। अब आगे असुरक्षित लेनदार, जिनको रकम के बदले में गारंटी के रूप में संपत्ति न दी गई हो। जिनको रकम के बदले में गारंटी के रूप में संपत्ति न दी गई हो, उनको हम कहते हैं असुरक्षित लेनदार। अब तीसरा लेनदार का प्रकार है विशेष अधिकार वाला लेनदार। इस लेनदार को हम पसंदगी का लेनदार भी कहते हैं, क्योंकि विशेष अधिकार वाले हैं उनको सर्वप्रथम लिया जाता है, इसीलिए हम इन्हें पसंदगी वाले लेनदार कहते हैं। क्योंकि हमें जो चीज़ पसंद होती है हम पहले लेते हैं और इन्हें भी पहले लेने की आवश्यकता है, इसलिए हम पसंदगी वाले लेनदार कहते हैं कि ताकि हम इसे जल्दी सर्वप्रथम पसंद करें। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो सर्वप्रथम रकम प्राप्त करने का अधिकार होता है। इन लेनदार को सर्वप्रथम रकम प्राप्त करने का अधिकार होता है। जैसे कि सरकार को आयकर सर्वप्रथम चुकाया जाता है। सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकार को आयकर सर्वप्रथम चुकाया जाता है। कर्मचारी का वेतन बाकी रहा हो परंतु प्रत्येक व्यक्ति केवल 10,000 वेतन चुकाया जा सकता है। कर्मचारी का वेतन बाकी रहा हो परंतु प्रत्येक व्यक्ति को केवल 10,000 वेतन चुकाया जा सकता है। अगर 12,000 बाकी हो तो 2,000 असुरक्षित लेनदार में गिना जाता है। कर्मचारी का वेतन बाकी हो परंतु प्रत्येक
व्यक्ति यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को सिर्फ 10,000 वेतन दिया जा सकता है। यदि वेतन 12,000 हो प्रत्येक कर्मचारी, तो उसे हम 10,000 तो कर्मचारी को देंगे ही देंगे, लेकिन बाकी का जो बचा 2,000 है उसे हम असुरक्षित लेनदार में गिनेंगे। आगे, अधिकारियों का बाकी वेतन, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को शामिल नहीं किया जाता है। अधिकारियों का बाकी वेतन होता है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं, यानी कि बाकी के अधिकारियों को लिया जाता है जो निम्न अधिकारी होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे उच्च होता है। इसमें कि पहला पॉइंट है पिछले 12 महीने में चुकाना। जो पिछले 12 महीने में चुकाना बाकी हो उन्हीं लेंगे, और उसमें से भी उस 12 महीने में से भी केवल 4 महीने ही चुकाया जाएगा, और प्रत्येक को केवल 20,000 चुकाए जाएंगे। और अगला पॉइंट है कि छुट्टियों का वेतन, अधिकारियों को छुट्टियों का वेतन भी चुकाया जाएगा, जिसमें कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटरी फंड, पेंशन, बीमा का रकम शामिल होता है। अब हम देखेंगे समापक का आय और खर्च का पत्रक, उसे हम समझेंगे, जिसमें कि एक तरफ आय, दूसरी तरफ खर्च यानी भुगतान होता है। इस तरफ ये जमा तरफ होता है और ये उधार तरफ। जमा तरफ आय यानी सभी आवक को लिखा जाता है, जैसे कि पहला पॉइंट है कैश और बैंक। कैश और बैंक की रकम यहाँ लिखी जाती है सीधे बाहर। और इसमें सुरक्षित लेनदार की रकम भी कैसे लिखी जाती है, क्योंकि सुरक्षित लेनदार को हमने संपत्ति पहले से ही दी होती है। और सुरक्षित लेनदार को मान लीजिए हमने 1 लाख की संपत्ति दे रखी है और उस पर दायित्व केवल 80,000 का होता है, तो जो 20,000 है वो सिर्फ हम यहाँ 20,000 ही आवक लिखेंगे, पूरा 1 लाख नहीं लिखेंगे, सिर्फ 20,000 आवक लिखेंगे, क्योंकि संपत्ति तो 1 लाख की थी, 80,000 का दावा था, तो 80,000 तो हमने माइनस कर दिया, बाकी बचा 20,000, वो सुरक्षित लेनदार का आवक हम यहाँ लिखेंगे। विक्रय से प्राप्त नगद, संपत्ति विक्रय से जो भी नगद प्राप्त होगा हम यहाँ लिखेंगे। शेयर धारक की मंगवाई बाकी रकम, शेयर धारक कंपनी की ओर से जो शेयर धारक की रकम है, शेयर धारक यानी कि शेयर की रकम है वो मंगवाई गई है पर वो बाकी है, वो रकम हम यहाँ लिखेंगे। शेयर धारकों का भुगतान, यदि दायित्व तो चुकाने के लिए नगद कम पड़ जाता है तो उसके बाद शेयर धारकों से जो रकम मंगवाई जाती है वो यहाँ लिखी जाती है। अब हम आ जाते हैं उधार साइड, खर्च और भुगतान, जिसमें पहला पॉइंट है कोर्ट का खर्च। सर्वप्रथम कोर्ट अपना खर्च मांगते हैं कि आपका समापन हुआ है और हमारा सबसे प्रथम खर्च चुकाएं। और दूसरा पॉइंट आता है समापन को भुगतान। समापक को भुगतान यानी कि समापक का जो मेहनताना यानी जो मजदूरी होती है वो यहाँ आएगी। तीसरा पॉइंट है समापक का खर्च, यानी समापक ने अगर कोई खर्च किया है तो वो यहाँ आएगा। चौथा पॉइंट है विशेष अधिकार वाले लेनदार। विशेष अधिकार वाले लेनदार को हम पसंदगी के लेनदार भी कहते हैं, क्योंकि इस लेनदार को जल्दी लिखना आवश्यक है, इसलिए हम पसंदगी वाले कहते हैं, क्योंकि जो हमें पसंद होता है उसे हम पहले लिखते हैं और इसे भी पहले लिखने की आवश्यकता होती है। लोन व डिबेंचर, यह है लोन व डिबेंचर। इसमें क्या होता है कि लोन व डिबेंचर व ब्याज, डिबेंचर की रकम, और डिबेंचर पर यदि ब्याज बाकी हो तो वो भी जोड़कर हम सीधा बाहर लिखेंगे। बिन सुरक्षित लेनदार, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, और अंतिम में दोनों साइड का बराबर आएगा टोटल। ये दोनों टोटल बराबर अगर हो गए तो हमारा सवाल सही है। अंतिम में सब कुछ करने के बाद जो ये हमारे दोनों उधार और जमा है वो अगर बराबर हो जाते तो हमारा सवाल सही होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे लिक्विडेटर कमीशन, समापक का कमीशन। पहला पॉइंट तो ये है कि सीधा से नगद दे दी जाए कि हाँ भाई 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जितनी भी रकम हो सीधे दी जाए, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता, वो प्रतिशत पर आधारित होता है। पहला पॉइंट ये है कि कुल राशि का प्रतिशत, कुछ भी जो निर्धारित किया था 2%, 3%, कुल राशि का प्रतिशत। तो इसमें क्या होता है कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3 यानी कि जो हमें अभी पत्रक में देखा, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 आवक साइड का पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कुल राशि, जो इसका कुल राशि होगा, इन तीनों का जो टोटल होगा उसका जितना भी प्रतिशत सवाल में बोला होगा वो हम निकाल कर वही हमारा होगा समापक का कमीशन। अब आता है सभी संपत्ति का प्रतिशत। सभी संपत्ति
जिसमें कि आता है 0.2 और 3। हमने ऊपर वाले में 0.1 2 3 लिया था, लेकिन नीचे वाले सभी संपत्ति का प्रतिशत उसमें हम सिर्फ पॉइंट नंबर 2 और 3, यानी कि आवक साइड का पॉइंट नंबर 2 और 3 सुरक्षित लेनदार और विक्रय से प्राप्त नगद, सिर्फ यही लेंगे। इसमें क्या होगा कि सुरक्षित लेनदार का जो जितनी हमने संपत्ति दी होगी, मान लीजिए 1 लाख की संपत्ति दी है और विक्रय से 2 लाख प्राप्त हुआ है, तो टोटल 3 लाख। 3 लाख का जितना भी कमीशन बोला होगा कि 2%, तो 2% निकाल के हम वो लिक्विडेटर यानी समापक को कमीशन दे देंगे। अगला पॉइंट है शुद्ध संपत्ति का प्रतिशत, यानी शुद्ध संपत्ति का प्रतिशत, तो उसमें भी पॉइंट नंबर 2 3 आएगा, लेकिन वो किस तरह, इसमें 0.2 3 लेंगे, लेकिन उसका नेट मिलकर शुद्ध संपत्ति, यानी कि वो तो हमारे लिए संपत्ति है, लेकिन वो हमारे लिए सिर्फ, अगर मान लीजिए सुरक्षित लेनदार को हमने 1 लाख का संपत्ति दिया है और 80,000 का दायित्व है, तो हमने 80,000 तो हमारे माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 20,000। तो 20,000 हमारे लिए संपत्ति होगा, वो 20,000, और मान लीजिए विक्रय से प्राप्त हमें 2 लाख हुआ, तो 2,20,000 हमारे लिए शुद्ध संपत्ति होगा, जिसका जो भी प्रतिशत निर्धारित होगा वो लिक्विडेटर यानी समापक का कमीशन होगा।